नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। राहुल ने अमेरिका में की छात्र शिक्षकों से मन की बात। जी हां, राहुल गांधी ने अमेरिका में छात्रों और शिक्षकों से मन की बात की। G23 ग्रुप को लेकर राहुल गांधी का दावा। G23 ग्रुप को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। 23 असंतुष्ट नेताओं का G23 ग्रुप का अस्तित्व कांग्रेस में ही संभव है। क्या किसी अन्य पार्टी में ऐसा ग्रुप बन सकता है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस हमेशा से अव्यवस्थित पार्टी रही है, ये पार्टी का व्यक्तित्व और संस्कृति भी है। कांग्रेस कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही, जैसे आरएसएस या जर्मनी की नाजी पार्टी रही है। कांग्रेस ने साफ तौर से राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी रही ही नहीं है, जैसे आरएसएस या जर्मनी की नाजी पार्टी रही हो। भारत का मतलब कई विचारों का एक साथ जीना है, आपस में संवाद करते रहना है और भारत की ये परिकल्पना संकट में आ गई है। ताजा परिप्रेक्ष्य को लेकर उन्होंने कहा कि भारत की ये जो परिकल्पना है वो संकट में आ गई है। सभी इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है। भारत की चुनाववादी व्यवस्था केवल सत्ता राजनीतिक ताकत के लिए ही संघर्ष नहीं है, अब बल्कि भारत की आत्मा को बचाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। और राहुल ने अंत में पार्टी के भविष्य को लेकर सार्थक और गंभीर बहस के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के भविष्य को लेकर अगर सार्थक गंभीर बहस करनी पड़ी तो उसके लिए तैयार वो लगातार है। और G23 के नेताओं को लेकर साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि G23 का जो ग्रुप है वो कांग्रेस में ही संभव है, बाकी किसी भी दल में इस तरीके का ग्रुप नहीं बन सकता। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगातार जो परिकल्पना है हिंदुस्तान की, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ कांग्रेस लगातार हल्ला बोल भी कर रही है और भारत की अखंडता के लिए कांग्रेस लगातार लड़ती रहेगी। हरियाणा को लेकर भाजपा में चिंता है। जी हां, हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। आला नेता उत्तराखंड के बाद हरियाणा को लेकर परेशान चल रहे हैं। तमाम बड़े लीडर्स उत्तराखंड के बाद, हालांकि वहां पर मुख्यमंत्री बदल दिया गया, उसके बाद हरियाणा को लेकर चिंतित है, परेशान है। हालांकि उत्तराखंड की तरह अभी हरियाणा में चुनाव नहीं होने हैं और साथ इसलिए पार्टी अभी यहाँ किसी तरह की कोई भी बड़ा कदम उठा नहीं रही है। हाँ, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर शहरी ग्रामीण इलाकों में जरूर स्थिति कमजोर हो गई है। हरियाणा में बीजेपी की जो शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर किसान आंदोलन का असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और इसलिए भी स्थिति कमजोर है। लेकिन करप्शन के तो वहाँ पर कोई मसले हैं नहीं, पर मुख्यमंत्री खट्टर की प्रशासनिक क्षमता पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं हालिया दिनों में, क्योंकि किसान आंदोलन को राज्य सरकार बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई और 5 राज्यों के चुनाव के बाद शायद भाजपा अलकमान हरियाणा पर ध्यान दे। अब चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस लिहाज से लगातार बीजेपी तैयारी भी कर रही है। जहां पर चुनाव है उन्हीं राज्यों पर फोकस भी है। अब खबर यह है कि जब 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद हरियाणा पर बीजेपी का फोकस होगा, उसके बाद कोई बदलाव दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में फोकस रहा, सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार तमाम कोशिश कांग्रेस वहां पर कर रही है। इसको रोकने के लिए भी बीजेपी अपने स्तर पर लगातार मंथन कर रही है। वहां पर सीएम को बदल दिया गया और उसके बाद खबर यह है कि हरियाणा में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो बदलाव 5 राज्यों के चुनाव के बाद होंगे। अभी ऐसी स्थिति फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। पेट्रोल डीजल पर क्यों किया सरकार ने दिखावा? अब ये बड़ा सवाल भी है। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने दिखावा क्यों किया? पेट्रोल डीजल ईंधन रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर केवल शगुफा छेड़ा किया। पेट्रोल डीजल ईंधन रसोई गैस की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों की उम्मीदें केंद्र की सरकार से बेतहाशा है। लेकिन अब घटाने को लेकर, दाम कम करने को लेकर, जीएसटी के दायरे में इसको लाने को लेकर सरकार ने आखिर दिखावा क्यों किया, शगुफा क्यों छेड़ा, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जीएसटी काउंसिल से किया था अनुरोध और साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का अनुरोध किया था। तब आमजन को यह खबर लगी थी कि बढ़ती महंगाई के बीच राहत उनको मिल सकती है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इनकार कर दिया है, किनारा कर दिया है और कहा कि राज्यों से इसका प्रस्ताव आए तो हो सकता है काउंसिल में विचार, लेकिन फिलहाल इस पर केंद्र की सरकार सोच नहीं रही है। सरकार सचमुच कीमत कम करने के लिए अगर गंभीर है तो फिर दिखावे की जरूरत सरकार को क्यों पड़ती? अब चलिए आपको सीधे बंगाल लिए चलते हैं। पुरुलिया में पीएम की जनसभा चल रही है, पीएम संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सिद्धू कान्हा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, अनेक वीर ऐसे राष्ट्र नायकों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं, उन महापुरुषों को वंदन करता हूं। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है।
ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। ये लोग कैसे काम करते हैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पुरुलिया पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। 8 साल हो गए ये अब तक अधूरा पड़ा है। साहेब बांध सरोवर की स्थिति भी आपके सामने है। यहां के किसानों को, यहां के लोगों को इसका जवाब कौन देगा दीदी? दीदी लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? दीदी ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दीदी ने अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे दीदी, बोछोरेर पोर बोछोर धोरे एकटा सेतुओ तैरी করতে পারলো না তৃণমূল। এখন বলছে উন্নয়নের কথা। और इसलिए आज मैं पुरलिया के लोगों को, पूरे जगल महल क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। बंगाल में
भाजपा सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। यहां पुरुलिया में तो टूरिज्म की भी इतनी संभावना है, यहां पर हैंडीक्राफ्ट का इतना बेहतरीन काम होता है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र जैसा ही जल संकट देश के अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला, भाजपा सरकारों ने वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, हजारों तालाब बनवाए और आज इन क्षेत्रों में पानी का संकट तेजी से दूर हो रहा है। पानी की उपलब्धता बढ़ी है तो आज वहां के किसान अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे हैं। अब यही काम बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में भी किया जाएगा जहां पानी की दिक्कतें हैं। साथियों, पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। पूर्वी भारत के विकास को नई बुलंदी देने का सामर्थ्य रखने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन शुरू भी हो चुका है। 2 मई के बाद यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में जो डानकुनी तक का सेक्शन है उस पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। तो बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। पुरुलिया में उनकी रैली चल रही है, रैली को संबोधित कर रहे हैं। टीएमसी पर जमकर हमलावर भी दिखाई दिए पीएम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। क्या आंसू का आंदोलन पड़ेगा भाजपा को भारी? आंसू ने खुलकर सक्रिय राजनीति में रख दिया है कदम, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या आंसू का आंदोलन भाजपा को भारी पड़ेगा? आंसू ने खुलकर सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। असम जातीय परिषद के नाम से पार्टी बना लड़ रही है चुनाव और अखिल गोगोई की पार्टी राय जोर दल के साथ गठबंधन किया। दोनों पार्टियों का मुख्य फोकस CAA के विरोधी वोट को एकजुट करने पर टिका हुआ है। वैसे मीडिया में बनाया माहौल CAA नहीं बल्कि मुद्दा असल में CAA ही है, लेकिन अब आंसू ने पूरे प्रदेश में CAA पर आंदोलन शुरू कर दिया है और साथ ही कांग्रेस बनी मुख्य दर्शक, क्योंकि CAA विरोध का वोट एकजुट होगा, फायदा ही
अब साफ तौर से ये कि कांग्रेस मुखदर्शक बन गई है, क्योंकि CAA विरोध का वोट एकजुट होगा तो फायदा ही पहुंचेगा। और इसलिए लगातार जो CAA के विरोधी हैं उनके वोट बैंक पर किस तरीके से सेंधमारी की जाए, ये कोशिश विपक्षी दलों की भी है। और इसीलिए भी आसू सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद ये ऐलान कर चुकी है कि CAA के जो विरोधी हैं उनके वोट को एकत्रित किया जाएगा। हालांकि मीडिया में खबर ये कि CAA के विरोधी वोट बैंक नहीं है, वो वोटर्स नहीं है जिन पर ध्यान केंद्रित है आसू का, लेकिन असल में मुद्दा यही है, फोकस CAA के विरोधी ही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस पर कुछ बोलती है कि नहीं बोलती है, लेकिन अभी कांग्रेस मूक दर्शक की भूमिका में है। और साफ तौर से इसलिए भी क्योंकि CAA विरोधी का वोट अगर एकजुट होगा तो इससे कांग्रेस को ही फायदा पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के दर्जनों मुख्यमंत्री दावेदार हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में चेहरा एक कौन होगा, इसको लेकर अंतिम फैसला अभी लिया नहीं है भाजपा ने, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा के दर्जनों मुख्यमंत्री दावेदार हैं पश्चिम बंगाल में। हालांकि भाजपा के कितने विधायक या सीटें जीतेंगे पता नहीं है। अब खबर ये कि भाजपा के कितने विधायक जो सीटें जीतकर सामने आएंगे, इसको लेकर कोई पुख्ता खबर नहीं है। अभी तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक चुनाव के नतीजे सामने नहीं आएंगे तब तक कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। बौद्धिक लोग, पत्रकार, लेखक, फिल्म स्टार, क्रिकेटर आदि CM दावेदारों में शामिल हैं। अब साथ ही ये भी भाजपा की एक चुनावी रणनीति का हिस्सा, भाजपा जिन राज्यों में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती वहां यही फॉर्मूला आजमाया जाता है। तब हरियाणा में कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, अनिल विज, सुषमा स्वराज की चली थी चर्चा, और लेकिन चुनाव जीत के बाद मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि चुनाव से पहले कई नामों को लेकर मंथन जरूर हुआ अलग अलग जगत से जुड़े हुए, लेकिन बाद में जब CM बनाने का मौका आया तो ये मौका मनोहर लाल खट्टर को दिया गया, उन्हीं को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया। और यही रणनीति आगे झारखंड और महाराष्ट्र में भी कारगर साबित रही। और अब भाजपा पश्चिम बंगाल में भी इसी स्ट्रैटेजी पर लगातार काम कर रही है। जो हरियाणा में हुआ, जो रणनीति झारखंड में, जो महाराष्ट्र में रणनीति अपनाई गई, जो कारगर भी साबित हुई, अब वही रणनीति पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अपनाने जा रही है। इसी रणनीति के तहत काम भी किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कोई खबर फिलहाल नहीं है। अराजनीतिक चेहरों पर क्यों चला भाजपा ने दाव? जी हां, अराजनीतिक चेहरे जिन पर भाजपा ने दाव चला है। अब सवाल है कि आखिर इतना बड़ा जोखिम उठाया क्यों गया? पश्चिम बंगाल में स्थानीय के तौर पर भाजपा के पास केवल दिलीप घोष हैं। स्थानीय लीडर्स की अगर बात करते हैं तो दिलीप घोष सिर्फ भाजपा के पास इकलौते चेहरे हैं। भाजपा में बांग्ला बोलने वाले नेताओं का बंगाल में साफ दिख रहा टोटा। अब वैसे कमी है जो बांग्ला अच्छे से बोल पाते हैं, बंगालियों से कनेक्ट इजीली हो पाते हैं। वैसे पार्टी लकमान के साथ स्टार प्रचारकों पर चुनाव प्रचार का जिम्मा है। पार्टी लकमान के साथ साथ स्टार प्रचारक जो बनाए गए हैं उन पर भी चुनाव का जिम्मा है। और ऐसे में हार्डकोर राजनीतिक लोगों की कमी के कारण अराजनीतिक लोगों पर दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। हार्डकोर राजनीतिक लोगों की कमी है जिसको लगातार बीजेपी तलाश भी रही है पश्चिम बंगाल में, और यही कमी की वजह से अराजनीतिक लोगों पर दाव खेला गया बीजेपी की तरफ से। स्वप्नदास गुप्ता, अनिर्बन गांगुली आदि भाजपा की इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, इसी रणनीति का हिस्सा है। स्वप्नदास गुप्ता हो या फिर अनिर्बन गांगुली हो, और इनके चेहरे पर भाजपा बंगाल के नौजवानों को कर रही आकर्षित करने का प्रयास। अब ये वाकई में सफल हो पाती है बीजेपी इसमें या फिर नहीं, ये चुनाव के नतीजे साफ कर पाएंगे। गूंजने से पहले की खामोशी होती किलकारी। जी हां, बात जयपुर स्थित बच्चों के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल की, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गूंजने से पहले की खामोश होती किलकारी। बात जयपुर स्थित बच्चों के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल की हम कर रहे हैं। जेके लोन अस्पताल में एक साल में 2125 मासूमों की मौत हो गई, और वर्ष 2019 की तुलना में 187 मौतें अधिक हुई अस्पताल में। कोरोना महामारी के पीक सीजन में मौतों का ग्राफ बढ़ा, जो चिंता का विषय है। पिछले साल अगस्त महीने में 218, सितंबर में 211, अक्टूबर में 212 बच्चों ने तोड़ा उपचार के दरमियान दम, जो कि चिंता की बात सभी के लिए है। बड़ा कौन है, सहकारिता मंत्री या फिर महाप्रबंधक? जी हां, सहकारिता मंत्री के गृह जिले में महाप्रबंधक का रुतबा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़ा कौन, सहकारिता मंत्री या महाप्रबंधक? चित्तौड़गढ़ सहकारी उपभोक्ता भंडार में लगी कार्मिक को नहीं मिला भुगतान। अभी पूरी खबर एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि आखिर बड़ा कौन है, सहकारिता मंत्री बड़े हैं या फिर महाप्रबंधक, क्योंकि सहकारिता मंत्री के गृह जिले में महाप्रबंधक का रुतबा है। चित्तौड़गढ़ सहकारी उपभोक्ता भंडार में लगी कार्मिक को नहीं मिला भुगतान। पिछले 6 महीने से नहीं हुए महिला कार्मिक के वेतन बिलों पर साहब के हस्ताक्षर, और हालांकि
इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बताई जा रही एक अजीब कहानी। महाप्रबंधक साहब अपने मित्र को देना चाहते उपभोक्ता भंडार में रोजगार, लेकिन साहब का मित्र है नवाब और नहीं करना चाहता ऑफिस में कोई भी काम। तो ऐसे में उपभोक्ता भंडार के दूसरे कार्मिक नहीं चाहते साहब के मित्र को मिले ये नौकरी, और इधर साहब ने महिला कार्मिक को बना दिया बलि का बकरा। ऐसे में 6 माह से बिना पगार के काम कर रही महिला कार्मिक। बड़ा सवाल, क्या सहकारिता मंत्री के ध्यान में है महाप्रबंधक के कारनामे, या जानकर अनजान बने हुए हैं महाप्रबंधक के कारनामों से सहकारिता मंत्री। टोंक रोड पर इन दिनों महिमा ग्रुप का प्रोजेक्ट संसार चर्चा में है। टोंक रोड पर इन दिनों महिमा ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है संसार, वो चर्चा में है, सुर्खियों में है। करोड़ों के प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे फ्लैट्स और विलास। जी हाँ, कुछ साल पहले सहारा ग्रुप ने खरीदी थी 91 एकड़ जमीन और प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सहारा ग्रुप से करीब 31 एकड़ जमीन का किया था सौदा। ग्राहकों का आरोप, महिमा संसार बता रहा 91 एकड़ जमीन का प्रोजेक्ट शहर का सबसे बड़ा क्लब हाउस बनाने का किया जा रहा दावा। 50,000 स्क्वायर फीट क्लब बनाने का दावा किया जा रहा है। ग्राहकों से किए जा रहे लुभावने वादे, जबकि 91 एकड़ में से केवल कुछ जमीन है महिमा ग्रुप के पास। फैसिलिटी एरिया का अधिकतर हिस्सा अभी भी सहारा ग्रुप के हिस्से में है। अब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले ग्राहक महिमा ग्रुप के निदेशकों से कर रहे कई सवाल। अगर कोर्ट केस विवाद में अटक जाती है ये जमीन, सहारा ग्रुप ने भविष्य में अगर बेच दी ये जमीन, तो क्लब हाउस फैसिलिटी एरिया का क्या होगा। अब परेशान ग्राहक काट रहे महिमा ग्रुप के ऑफिस के चक्कर। शहर जोड़ने में आगे लेकिन चलाने में पीछे। जी हाँ, हर 15 दिन में एक नए शहर की फ्लाइट चला देती है एयरलाइन। इसलिए हम कह रहे हैं कि शहर जोड़ने में आगे है लेकिन चलाने में फिसड्डी साबित हो रहा है, पीछे है। हर 15 दिन के भीतर एक नए शहर की फ्लाइट चालू कर दी जाती है एयरलाइन की तरफ से, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं चल पाती फ्लाइट, यात्री नहीं मिलते तो ऑपरेशनल रीजन बताकर बंद कर दिया जाता है। इस एयरलाइन को लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स का मत ये है कि होड़ में ज्यादा लेने के चक्कर में बैकफुट पर आ जाती है एयरलाइन और फिर यात्रियों के बीच में किरकिरी होती है। यात्रियों को बेहद परेशानी, जिसको लेकर गुस्सा भी एयरलाइन के खिलाफ यात्रियों में है। सत्ता नहीं पर दबदबा कायम है। जी हाँ, सत्ता भले ही ना हो लेकिन दबदबा जो है वो कायम है। चिलगाड़ी के अफसरों में है इस नेताजी का खौफ। दरअसल नेताजी संभालते सेवा सत्कार का कामकाज, बड़े नेताओं के आगमन के समय इन्हीं पर रहती है जिम्मेदारी। अब सत्ता में थे तो अक्सर हड़का देते थे चिलगाड़ी के अफसरों को। उस हड़काने का अब तक अफसरों में खौफ है, दहशत है, और इसीलिए जिनके पास के लिए भी नेताजी लिख देते नाम और अफसर बगैर काट छाट तुरंत दे देते हैं हरी झंडी। जिसकी शिकायत थी वो आरोपी बच गया। जी हाँ, बीकानेर में मधुशालाओं वाले महकमे में एसीबी रेड पर रोचक चर्चा हो रही है। जिसकी शिकायत थी वो आरोपी बच गया। बीकानेर मधुशालाओं वाले महकमे में एसीबी रेड का पूरा मसला है, ये चर्चा का विषय भी है। परिवादी ने एक निरीक्षक को लेकर दी थी शिकायत, लेकिन नामजद शिकायत में कार्रवाई के दौरान धरा गया दूसरा निरीक्षक। अब इस कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है, जिसमें परिवादी बैकग्राउंड में कह रहा है साहब जो नामजद था वो तो कार्रवाई में आया ही नहीं। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आरोपी निरीक्षक के खिलाफ ड्राइवर ने कर दी थी पुष्टि।